Hello friends, now today we will solve example number 3 on working capital. Example is already in front of your screen. I will just read out the gist. Sales is given at 3 months credit. तो यहाँ पर ही हमको दे दिया है कि डेटर्स के लिए क्रेडिट पीरियड है 3 months. 40 lakhs, raw material 12 lakhs, wages paid into bracket the information is given, average time lag is a 15 days. मीन्स यहाँ पर जब हम आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालेंगे तो दैट आउटस्टैंडिंग पीरियड विल बी ऑफ 15 डेज एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस इज रुपीज 8,40,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12 lakhs. वहां पर भी नीचे ब्रैकेट में दिया है एक्सपेंसेस आर पेड 1 month इन एरियर. इसका मतलब एक महीने के बाद में जैसे हम सैलरी दिया जाता है कि मार्च महीने की सैलरी अप्रैल में दी जाती है, अप्रैल की सैलरी मई में दी जाती है. सो जब मार्च को मैं बुक्स क्लोज करता हूँ तो एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाती है. सो यहाँ पर एक महीने की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल बी इन एरियर्स. सो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल बी ऑफ 1 month. देन टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड 1 month इन एरियर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी है 1 month इन एरियर है और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं तो 4,80,000. सो उसके ऊपर अब जब हम आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकालेंगे दैट पीरियड विल बी ऑफ 1 month. देन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल 2 lakhs. लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है 1/2 year इन एडवांस. सो आधे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं तो 2 lakhs है, लेकिन उसको कैसे देना है तो हाफ ईयरली इन एडवांस. सो 6 महीने का, हाफ ईयरली मीन 6 महीने का. अगर पूरे साल का एक्सपेंडिचर 2 lakhs है तो 6 महीने का हो गया 1 लाख. तो अगले 6 महीने का हमको पहले ही देना है. सो ऑब्वियसली सपोज हमारा ये अप्रैल टू मार्च ये जो हमारा पीरियड है तो अप्रैल टू 30 सितंबर ये 6 महीने के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो 31 मार्च को ही दिए जाएंगे. या अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो 1 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर है वो सितंबर में दिया जाएगा. सो ऑब्वियसली मार्च महीने में हम कौन से देंगे तो नेक्स्ट 6 महीने के. सो एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी टाइम व्हाट विल हैपन, half of this that is rupees 1 lakh will be prepaid sales promotion expenses. ये हमको डेट यहाँ पर हमको करंट एसेट्स में इसको कंसिडर करना पड़ेगा. फिर उसके बाद में दिया है कंपनी एंजॉयज 1 month क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मेंटेन्स 2 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 1.5 month स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. कैश बैलेंस इज गिवन 1 लाख रुपीज. एज्यूमिंग सेफ्टी मार्जिन ऑफ 10%. यहाँ पर अभी ये चीज नहीं है कि यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन दिया है 10%. तो इसका मतलब हमको क्या करना है, जो भी हम यूजुअली वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं उसमें 10% हमको ऐड करना है. लेकिन अभी ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर रॉ मटेरियल दिया है, वेजेस दिए हुए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी है और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी है. सो पहले हमको क्या करना पड़ेगा तो फर्स्ट विल हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट टू फाइंड आउट द कॉस्ट शीट. हमको पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पर मैंने कॉस्ट शीट ऑलरेडी प्रिपेयर किया है. रॉ मटेरियल यहाँ पर दिया है 12 lakhs रुपीज प्लस वेजेस 8,40,000. सो प्राइम कॉस्ट इज रुपीज 20,40,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यहाँ पर दिया है 12 lakhs. सो प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू 32,40,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 4,80,000. So 32,40,000 plus 4,80,000 cost of production is equal to 37,20,000 and plus selling and distribution over is 2 lakhs. So total cost is equal to 39,20,000. So ये हमने ऑलरेडी कॉस्ट शीट बना लिया. ये किस लिए बनाना है टू डिटरमाइन द वेरियस बेसिस ऑफ वैल्यूज फॉर कैलकुलेटिंग फर्स्ट रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल का स्टॉक यहाँ पर हम इस रॉ मटेरियल वैल्यू पर निकालेंगे. सेकेंडली आता है हमारे पास स्टॉक ऑफ WIP. लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन टाइम दिया नहीं है कहीं भी एग्जाम्पल में. सो यहाँ पर WIP हम कंसिडर नहीं कर सकते. ये एक और एक वैरायटी है कि पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर प्रोडक्शन टाइम दिया था, तो इसके एग्जाम्पल में प्रोडक्शन टाइम दिया ही नहीं है. सो WIP हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर सपोज करते तो हम वर्क्स कॉस्ट पे करते. सो देन फिनिश गुड्स, हमको फिनिश गुड्स निकालना है. तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कौन से बेसिस पे आता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो यहाँ पर हम फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करेंगे. And thirdly, debtors. Debtors are calculated on total cost. So ये होगा debtors. So raw material will be on 12 lakhs, finished goods will be on 37,20,000, and debtors will be on 39,20,000. So ये होगा ये हमारी वर्किंग नोट. अभी हम वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल सॉल्व करते हैं.
Now we'll solve the example. That is, the heading will be estimation of requirement of working capital. 3 columns, particulars, amount rupees. One is inner column, another is outer column. First we will start with the current assets. Under the current assets, first item is stock. स्टॉक में पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? दैट इज रॉ मटेरियल. आई एम अगेन यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स. तो रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे होगा? अभी ये एग्जांपल के अंदर हमको लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं दिया है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है वो हमको डायरेक्टली दिए हुए हैं. जैसे पहले वो एग्जांपल में हमने देखा कि क्वांटिटी वाज गिवन एंड कॉस्ट पर यूनिट वाज गिवन. तो इंस्टेड ऑफ दैट इन दिस एग्जांपल टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट इज डायरेक्टली गिवन. सो यहाँ पे डायरेक्टली हमको अमाउंट मिल जाती है. सो रॉ मटेरियल अमाउंट कितनी है? 12 lakhs. ये हमको डायरेक्टली यहाँ पर दिया है. सो 12 lakhs डिवाइडेड बाय 12 months इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना दिया है? सो दैट इज 2 month. सो मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 12 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इनटू 2, ये आता है 2 lakhs. ये एग्जांपल के अंदर WIP दिया नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन टाइम मालूम नहीं है, तो WIP हम ले नहीं सकते. सो नाउ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन हमको कौन से अमाउंट पे करना है? ऑलरेडी हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग नोट में, दैट इज 37,20,000. सो 37,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू तो फिनिश्ड गुड्स स्टॉक का होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है 1.5 month. So that is 1.5. So 37,20,000 divided by 12 into 1.5, that will come to rupees 4,65,000. So raw material stock 2 lakhs, finished goods stock 4,65,000. So total stock will be 6,65,000. मैं इसको आउटर कॉलम पे लिख देता हूँ. वो स्टॉक हो गया. उसके बाद में डेटर्स. डेटर्स हम कौन से वैल्यू पे कंसीडर करते हैं? टोटल कॉस्ट. एंड द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 39,20,000. सो 39,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 3. अभी यहाँ पर देखो, जब एग्जांपल में जहां पर सेल्स दिया है वहीं पे ब्रैकेट में दिया है सेल्स एट 3 months क्रेडिट. इसका मतलब डेटर्स के लिए 3 महीने का क्रेडिट है. सो 39,20,000 डिवाइड बाय 12 इनटू 3. इसको आप कैलकुलेट पे सॉल्व कर दो. सो दैट अमाउंट इज 9,80,000. स्टॉक डेटर्स देन कैश अमाउंट यहां पर डायरेक्टली दिया है एग्जांपल के अंदर. सो कंपनी वांट टू कीप मिनिमम कैश ऑफ रुपीज 1 lakh. सो कैश अमाउंट इज 1 lakh. अभी यहां पर और एक आइटम आएगा करंट एसेट के अंदर, दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस. जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दिए और वहां पर ब्रैकेट में लिखा है कि 1/2 year इन एडवांस. सो हर 6 महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो एडवांस में देना है. सो ऑब्वियसली क्या होगा? सपोज अभी 31 मार्च को ईयर खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट 6 महीने का जो एडवांस है, सो टोटल एक 1 ईयर का एक्सपेंडिचर है 2 lakhs. सो 6 महीने का होगा 1 lakh. सो 31 मार्च को ही मैं एडवांस पे कर दूंगा अगले आने वाले 6 महीने के लिए. सो जब 31 मार्च को मैं बुक्स क्लोज करता हूँ, सो ऑब्वियसली क्या होता है कि आउट ऑफ दैट 1 lakh रुपीज विच आई हैव पेड इन एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. सो इसको हम कहते हैं प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, विच इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट. प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस वो कितना आएगा? डायरेक्टली हाफ ऑफ द अमाउंट, दैट विल बी रुपीज 1 lakh. Here we can calculate total current assets. So total of all current assets 6,65,000 plus 9,80,000 plus 1 lakh plus 1 lakh, that is equal to 18,45,000. So this is total current assets. Now part B is current liabilities. सबसे पहले क्रेडिटर्स.
क्रेडिटर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट कंपनी एंजॉयज 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। तो सप्लायर 1 महीने का क्रेडिट देता है, तो सप्लायर ऑब्वियसली किसके ऊपर क्रेडिट देगा, सो व्हाट इज आवर परचेस वैल्यू, सो हाउ मच इज द परचेस वैल्यू, दैट इज रुपीज 12 lakhs, so 12 lakhs divided by 12 into 1, that comes to rupees 1 lakh. Now number 2, यहाँ पर देखो जो एक्सपेंसेस भी दिए, वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वेजेस एवरेज टाइम लैग ऑफ पेमेंट 15 days, so 15 is outstanding. Manufacturing expenses 1 month outstanding. Administrative expenses also 1 month outstanding. So यहाँ पर हमको तीनों लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अमाउंट कितनी है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है wages are rupees 8,40,000. So 8,40,000 divided by 12 into the period is given of 15 days. So I will take it as a 0.5 month. So 8,40,000 divided by 12 into 0.5, that comes to rupees 35,000. Then number 3, outstanding manufacturing expenses. So manufacturing expenses are given 12 lakhs divided by 12, period कितना दिया है 1 month, so 12 lakhs divided by 12 into 1, that comes to rupees 1 lakh. Now fourth one is outstanding administration expenses. Administration expenses given are these 4,80,000. So 4,80,000 divided by 12 and the period of payment is 1 month. So 4,80,000 divided by 12 into 1, that amount will be 40,000. So total current liabilities out the column 2,75,000. Now net working capital, that is A minus B will be 18,45,000 minus 2,75,000, that will be 15,70,000. This is what net working capital. But in this example, the last line of the example is that company want to keep 10% safety margin. Assuming safety margin of 10%. अभी हम ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल ऑन एस्टिमेशन बेसिस. सो ये एस्टिमेट है एक्चुअली, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि सर्टनली ये इतना ही अमाउंट होगा. इसके लिए हम थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐड सेफ्टी मार्जिन 10%. सेफ्टी मार्जिन कितना है 10%. सो इसके ऊपर 10%. सो इसके ऊपर अगर आप 10% निकालते हो 15,70,000 प्लस 10% 1,57,000, that will be the safety margin. और नीचे the actual requirement, total requirement will be 15,70,000 plus 1,57,000, the amount will be 17,27,000. अभी यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको ये दोनों की टोटल करना है. सो 15,70,000 प्लस 1,57,000. सो दिस इज व्हाट दिस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल के अंदर हमने नई चीज क्या देखा है, एक तो यहाँ पर ये अमाउंट डायरेक्टली दिए हुए हैं, यहाँ पर क्वांटिटी और कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया था, ये अमाउंट हमको डायरेक्टली दे दिए थे. दूसरी बात, इसमें प्रोडक्शन टाइम नहीं दिया, उसकी वजह से हम इसमें WIP कैलकुलेट नहीं कर सकते. और तीसरी बात, यहाँ पर हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस भी देख लिया. इनके पहले दो एग्जाम्पल में ये आइटम नहीं था, तो यहाँ पर हमने नया आइटम देख लिया, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. और चौथी नई चीज हमने क्या देखा, सो दैट इज अ सेफ्टी मार्जिन. सो व्हेनेवर सेफ्टी मार्जिन इज आस्क्ड, तो हमको क्या करना है, हम जो नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर 15,70,000, इसमें 10% हम ऐड करते हैं 1,57,000. सो टोटल एक्चुअल रिक्वायरमेंट विल बी 17,27,000. So this is the solution. I hope you understood it. Thank you very much.